चलिए, आवाज आ रही है? शल्य के भेद और प्रकार दोनों अलग हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, आप नोट्स के पिछले लेक्चर देखिएगा, उसमें भेद अलग आएंगे, प्रकार अलग आएंगे, है ना। तीन चीज होती है शल्य की, भेद, प्रकार और लक्षण। बीपीएल ट्रिक होती है उसकी, बीपीएल लिख लो, अभी नहीं तो आगे भी आ सकता है। तो बीपीएल मतलब क्या होता है? भेद, प्रकार और लक्षण, ये तीनों ही दो होते हैं। इनका आंसर दो लगता है। भेद भी दो हैं, प्रकार भी दो हैं, और लक्षण भी दो हैं, सामान्य और विशेष। तो सामान्य और विशेष को आगे चल के एक्सप्लेन किया, समझ में आया? तैयारी हो गई सबकी अच्छे से? नूरेन, रिजवान, हाँ अच्छे से करके देना है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा अग्निकर्म। कल हमने क्षार कर्म देखा था, इसकी उम्मीद है मेरे को कि आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। बिना पिछला रिवाइज किए हुए हमको अगले टॉपिक के लिए क्लास में नहीं आना है, ठीक है। अग्निकर्म का चैप्टर आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 12, जैसे कल 11 मिला था, ये 12 मिलेगा। तो 8 टेस्ट देने के बाद आपको शाम को इसको भी करना है ना, रेस्ट वेस्ट नहीं लेना है। तो क्षार कर्म के लिए जैसे एक लाइन आई थी, वैसे अग्निकर्म के लिए भी लाइनें आती हैं। जैसे देखो लिखा है, क्षाराद अग्नि गरियान, ये लाइन से भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्षाराद अग्नि गरियान, वहां पे लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो, कि शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षारा श्रेष्ठतमः, ये लाइन आई थी जो मैंने याद कराई थी आपको, कि भैया शस्त्र और अनुशस्त्र जितने भी हैं सब में क्षार को श्रेष्ठ माना है। एक लाइन तो ये बोल दी उनने, और यहाँ इनने क्या बोल दिया, क्षाराद अग्नि गरियान, मतलब क्षार से अग्नि जो है गरियान मतलब श्रेष्ठ होती है। तो क्षार कर्म आपने पढ़ा, उससे अग्नि कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। तो डैश अग्नि गरियान या क्षाराद डैश गरियान, ऐसा करके कोटेशन या फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, क्षार की भी और इसकी भी। तो भेषज क्षार शस्त्र से असाध्य रोग भी अग्नि से साध्य हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो भेषज क्षार शस्त्र इन सबसे साध्य ना हो, वो एंड टाइम पे अग्नि से कभी कभी साध्य हो जाते हैं। अब अग्निकर्म के लिए यूज काय काय का कर सकते हैं? आजकल तो शलाकाएं आ गई हैं, पहले शलाकाएं नहीं थी, तो अब तब क्या यूज करते थे? तो पिपली, अजाशकृत, गोदंत शर, है ना, गोदंत शर मतलब सींग, शलाका, जाम्बोस्ट, इतर लौ, छौद्र, गुड़ और स्नेह। देखिए लिक्विड भी दिख रहा है, छौद्र, गुड़ और स्नेह क्या होता है? लिक्विड। ये भी यूज करते हैं अग्निकर्म के लिए, है ना। इतर लौ है, जाम्बोस्ट है, शलाका है, पिपली है, अजाशकृत है, बहुत सारी है। चरक ने क्या बताया? घृत तेल, वसा मज्जा, मोम और लौह शलाका। देखिए सुश्रुत ने कितने सारी चीजें बताई, पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शलाका, जाम्बोस्ट, इतर लौ। और चरक ने क्या बोला? घृत तेल, वसा मज्जा, मोम और लौह शलाका। तो घृत तेल, वसा मज्जा का यूज कौन करेगा ज्यादा? सर्जन करेगा या मेडिसिन वाला करेगा? आप बताओ। घृत तेल, वसा मज्जा आदि का यूज चरक जी ज्यादा करेंगे या सुश्रुत जी ज्यादा करेंगे? भाई घृत तेल, वसा मज्जा तो स्नेह है ना। जल्दी बताया करिए, आप लोग इंटरेक्टिव सेशन होता है तभी क्लास हो पाएगी, है ना। क्योंकि घृत तेल, वसा मज्जा स्नेह है, स्नेह का यूज ज्यादा चरक ही करेंगे ऑब्वियसली सुश्रुत के काम। इसलिए घृत तेल, वसा मज्जा, मोम आदि किसने बोला? चरक ने। और बाकी पिपली, अजाशकृत, गोदंत, ये सब किसने बताया? सुश्रुत ने।
वाग्भट ने क्या बोला है, पिचुवर्ती सूर्यकांत मोम को भी धावन उपकरण माना है। तो सूर्यकांत को हमेशा वाग्भट ही मानते हैं। अगर आपको याद हो पिछला, तो अनुशस्त्र कितने माने थे सुश्रुत ने, जल्दी बताइए, ये तो टेस्ट में भी आने वाला है। सुश्रुत के अनुशस्त्र कितने हैं, 14। वाग्भट ने कितने माने थे, 17। तो जो 3 एक्स्ट्रा माने थे वो कौन से थे, ट्रिक क्या थी, वेरी गुड, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस को उन्होंने एक्स्ट्रा माना था। तो वो जो ट्रिपल एस था उसमें भी सूर्यकांत था, है ना। तो वाग्भट जी सूर्यकांत पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहां भी उनने सूर्यकांत माना था, यहाँ दहन उपकरणों में भी उनने सूर्यकांत एक माना है। ठीक, ठीक है। अब सुश्रुत ने थोड़ा डिवीजन किया है कि किसमें कैसा यूज करेंगे। दहन उपकरण तो बहुत सारे हो गए, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा किसमें यूज करना है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिपली, अजामल, गोदंत सर और शलाका, ये चारों जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये त्वचा रोग में यूज होती है। अगर त्वकगत कोई विकार है ऊपर ऊपर का, तो आप पिपली, अजामल, गोदंत सर और शलाका का यूज कर सकते हो। अब त्वचा के अंदर थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा अंदर क्या होता है, मांस। तो थोड़ा अंदर गए तो मांस में क्या यूज हुआ, देखो, जाम्बोस्ट, सोना, चांदी आदि इतर लौह, लोहे का यूज हो गया। ठीक है। उससे और थोड़ा अंदर चलो तो कहाँ पहुंच गए, शिरा स्नायु संधि अस्थिगत, बहुत अंदर हो गया है। तो सबसे अंदर शिरा स्नायु संधि होती है, वहां पे अगर यूज करना है तो आपको गुड़, मधु और स्नेह का यूज करना पड़ेगा, मतलब लिक्विड का यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं हमेशा समझाता हूं कि सॉलिड और लिक्विड में डीप पेनिट्रेशन पावर किस में होता है, सबसे अंदर घुसने तक की पावर किस में होती है, सॉलिड में या लिक्विड में, आप बताओ, है ना। ऑब्वियसली लिक्विड में होगी। इसीलिए मधु, गुड़, स्नेह का यूज देखिए शिरा स्नायु संधि अस्थिगत रोग में कर रहे हैं, अंदर वाले पार्ट में कर रहे हैं, शिरा स्नायु संधि अस्थि, ये सब अंदर के हैं। मांस क्या है, बीच में रहता है, न ज्यादा बाहर है ना ज्यादा अंदर है। तो बीच में बीच की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जाम्बोस, सोना, चांदी, इतर लौह, ये मांस का हो गया। और त्वगगत रोग में जहां ऊपर ऊपर की चीजें हैं वहां ऊपर ऊपर की चीजों का यूज करेंगे, जैसे पिपली, अजामल, गोदंत शर और शलाका। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, दो चीज को याद कर लो तो एक चीज अपने आप याद हो जाती है, अपनी ट्रिक रहती है। यहाँ 3 चीज है, इसमें से एक चीज आपको याद हो गई कि भैया लिक्विड जो है वो डीप सीटेड वुंड में यूज करेंगे, जैसे शिरा स्नायु अस्थि संधिगत, ये आपको याद हो गया। अब त्वचा का और याद कर लो, त्वचा जो है कैसी होती है, त्वचा ऊपर होती है। तो जितनी भी गोल चीजें आएंगी ना, गोल गोल चीजों का यूज त्वचा में करेंगे, जैसे पिपली, अजामल, गोदंतशर और शलाका, ये तीनों ही गोल होती हैं। पिपली आपने देखा होगा गोल गोल सी होती है, अजामल भी गोल गोल सा होता है, गोदंत सर जो सींग होती है उसका भी आपने देखा है, वो ल्यूमन गोल होता है, और शलाका भी गोल होती है। तो दो चीज याद हो गई, त्वचा के पास लिख लो, गोल चीजें त्वचा में यूज होंगी, जैसे पिपली, अजामल, गोदंत और शलाका। शिरा स्नायु संधि अस्थिगत चल डीप है इसलिए लिक्विड यूज होगा, तो मधु, गुड़, स्नेह। अब मास को याद ना भी करें तो भी चल जाए, क्योंकि बची वाली चीजें पूरी मास में लग जाएंगी, ऐसे याद करना है। क्लियर है, गोल चीज त्वचा में, लिक्विड डीप में, बचे वाले मास में, याद हो गया। अरे जल्दी रे, इतना समय लगाओगे बोलने में तो कल लग तक अग्निकर्म ही चलेगा। इतने ढीले हो क्यों आप लोग बोलने में, दिक्कत क्या है, समझ भी नहीं आए क्या। तो बोलिए जल्दी से कि हाँ क्लियर है, तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं।
श्रेया समझ में आया? हाँ, तो वहां लिखा करिए जो चीज मैंने बताई है। याद करने के लिए जो चीज भी हम कोरिलेशन या कोऑर्डिनेशन लिखते हैं तो वो वहां मेंशन होना चाहिए नोट्स में, चाहे कितना भी समय लग जाए। उसके बाद क्या है देखिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने त्वचा कोई जलाया, मांस कोई जलाया या सिरा स्नायु संधि अस्थिगत शल्य कोई जलाया, है ना। सबके अलग अलग लक्षण है, वो भी हमको समझ में आना चाहिए। जैसे त्वक दग्ध, मांस दग्ध, सिरा स्नायु दग्ध और संधि अस्थि दग्ध, चारों के लक्षण अलग अलग हैं जिसपे से क्वेश्चन आएगा। जैसे शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच और त्वक दग्ध, ये काहे के लक्षण हो सकते हैं आप मेरे को बताएंगे खुद। त्वक संकोच और त्वक दग्ध में तो त्वचा लिखा हुआ है, तो आपको बिना देखे समझ जाएंगे कि त्वक दग्ध का लक्षण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो लक्षण इंपॉर्टेंट हैं, शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता। तो मेरे को एक चीज आप लोग खुद बताइए कि चारों में से त्वक, मांस, सिरा स्नायु संधि अस्थि, इन सब में से बाल कहाँ होते हैं? केश, बाल आपको कहाँ मिलेंगे? है ना, स्किन पर ही मिलेंगे। सिरा स्नायु अस्थि संधि में तो कहीं बाल मिलेंगे नहीं, केवल स्किन पे मिलने वाले हैं। इसीलिए शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता, ये दोनों चीज भी कहाँ मिलेंगी? जहां पे बाल जलेंगे। जब भी आपने कभी देखा हो, कभी बाल जला के देखना, तो उसमें से शब्द चट की आवाज आती है जब बाल जलता है, तो क्योंकि जो किरेटिन होता है वो जलने के लिए कारण आवाज होती है। और बहुत बुरी सी दुर्गंध आती है, बाल के जलने की दुर्गंध ही अजीब सी आती है। तो ये दो चीज हमको ऐसे याद रखना है कि शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता वहीं होगी जहां पे बाल जलेंगे, और बाल कहाँ होते हैं? स्किन पे। इसलिए त्वक दग्ध का लक्षण है ये शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता। बाकी त्वक संकोच, त्वक दग्ध तो याद ही नहीं करना, क्योंकि दोनों में त्वचा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता के ऊपर कि यहाँ बाल जलने के कारण, और बाल कहाँ होते हैं? त्वचा पे, है ना। इसी प्रकार हम चलेंगे मांस दग्ध पे। मांस दग्ध पे क्या सिम्टम मिल रहे हैं? कपोत वर्ण, अल्पशवतु वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। शुष्क और संकुचित व्रणता, इसको याद रखना, शुष्क संकुचित व्रणता, ठीक है। शुष्क संकुचित व्रणता, कपोत वर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कपोत मांस, ये तो सीधा सीधा ट्रिक हो गई हमारी, कपोत का मांस खाते हैं सब। भाई मांस काय का खाएंगे? कपोत का ही खाएंगे। और चारों में कहीं ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा जिसका मांस खाओगे आप। कपोती एक ऐसा जानवर है जिसका मांस खा सकते हैं, तो कपोत का मांस खाते हैं, मतलब मांस दग्ध का लक्षण है कपोत वर्ण। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा शुष्क संकुचित व्रणता इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? शुष्क से याद रखना। शुष्क और संकुचित क्या हो जाता है? मांस हो जाता है। मांस को आपने बहुत दिन तक नहीं खाया या बहुत दिन तक फ्रिज में रख दो लाके, तो वो शुष्क और संकुचित टाइप का हो जाता है, अजीब सा, है ना। तो शुष्क मांस ऐसा याद रखना। शुष्क क्या हो जाता है? मांस। बोलते ना अपन कैसा शुष्क मांस हो गया इसका। तो ये शुष्क संकुचित व्रणता और कपोत वर्ण, ये दो चीज मांस दग्ध की है। क्लियर? अरे बोलो। है ना। फिर आता है सिरा स्नायु दग्ध। सिरा स्नायु दग्ध में लक्षण क्या मिल रहा है? देखो, कृष्णोन्नत व्रणता, सावरण सन्निरोध, श्राव सन्निरोध। श्राव मतलब सिक्रीशन, और कृष्णोन्नत व्रणता। अब देखो, एक तरफ था शुष्क संकुचित व्रणता, तो वहां आप शुष्क वर्ड देख के लगा दोगे कि शुष्क क्या होता है? मांस होता है। तो शुष्क संकुचित व्रणता मांस। और कृष्णोन्नत व्रणता आ गई तो कृष्ण वर्ड देख के आपको सिरा स्नायु लगाना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मतलब काला, और काला ब्लड कहाँ रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी करता है? काले रक्त को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है?
है ना, सिराएं करती हैं, इसलिए सिरा स्नायु से कृष्णोन्नत व्रणता लगा देना। और श्राव सन्निरोध, श्राव भी किससे होता है आप खुद देख के बताओ। त्वग मास सिरा स्नायु संधि अस्थि में श्राव कहाँ होगा? श्राव या सिक्रीशन किसके अंदर होगा? जो श्राव या लिक्विड को कैरी करेगा। कैरी कौन कर रहा है? सिरा स्नायु। सिरा स्नायु लगेगा ना। समझ में आई क्या बोल रहा हूं? है ना। तो दो इंपॉर्टेंट लक्षण है, कृष्णोन्नत व्रणता और श्राव सन्निरोध। दोनों को ही आपको सिरा स्नायु दग्ध में लगाना है। दोनों याद कर लिया हमने। श्राव भी सिराओं में ही होता है, कृष्णता वाला रक्त भी सिरा ट्रेवल कराती है, इसलिए सिरा स्नायु में लग गया। अब बचा लास्ट संधि अस्थि दग्ध। संधि अस्थि दग्ध में क्या दिख रहा है? अरुण वर्णता, रूक्षता, कर्कश और स्थिर वर्णता। अब आप ध्यान से पढ़िए सिम्टम को। अरुण वर्णता, अरुण वर्ण किसका होता है? वात पित्त कफ में से मैंने बताया था। अरुण वर्ण नॉर्मली किसके लिए यूज होता है तीनों दोषों में से? है ना, वात के लिए यूज होता है। अरुण, रूक्ष, कर्कश, स्थिर, ये सब चीजें किसके लिए यूज होती है? वात के लिए या अस्थि संधि के लिए। क्योंकि वात और अस्थि संधि जो है वो एक दूसरे के आश्रय आश्रयी भाव हैं। ये तो पता है ना आपको कि अस्थि और वात ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी है। वाग्भट ने इनको आश्रय आश्रय भाव भी बोला है। इसलिए जो वात के लक्षण है वही अस्थि संधि के भी मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान से देखिए, पूरे सिम्टम आपको वात के दिखेंगे। अरुण वर्णता, रूक्षता, कर्कशता और स्थिर वर्णता सभी वात के लक्षण है, इसलिए ये काय में लगेंगे? अस्थि और संधि में। अब कोई डाउट है? चारों में कोई डाउट है? है ना। तो इस तरीके से हमको करना है चीजें, एक एक चीज के पीछे रटने के पीछे नहीं घूमना कि ये शब्द दग्ध का है, कपोतवर्ण मास का है, ऐसा करके रट नहीं पाओगे आप। और रट लिया भी आपने तो आप बहुत ज्यादा याद नहीं रख पाओगे उसको। तो इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका कोरिलेशन बना लेना है, जीवन भर आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अग्निकर्म का निषेध। अग्निकर्म कब नहीं करोगे तो आप अपने दिमाग से बता सकते हो कि जब भी गर्म माहौल रहेगा या गर्म सीजन रहेगा तो हम अग्निकर्म नहीं करेंगे। जैसे शरद और ग्रीष्म। ऑब्वियसली ग्रीष्म में गर्मी होती है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, सबको पता है ना। इसलिए शरद और ग्रीष्म में हम अग्निकर्म नहीं करेंगे। अग्निकर्म से पूर्व क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल गुण युक्त भोजन देना है। पिच्छिल गुण को स्टार लगाइए। कैसा भोजन देना है? पिच्छिल गुण। ये याद करना ही बहुत आसान है। क्यों है? अग्निकर्म करने से क्या होगा आप बताओ। किसी के अंदर या किसी के ऊपर आपने अग्निकर्म किया तो उसमें क्या हो सकता है? कौन से गुण उसमें बढ़ेंगे? क्या होगा पेशेंट में? अग्नि कैसी होती है? अग्नि कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, रूक्ष होती है, उष्ण होती है। तो वो जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या पर्टिकुलर जगह का शोषण करेगी, वहां से लिक्विड जो चीजें हैं, सिक्रीशन है, उनको कम करेगी, वहां पे उष्णता को बढ़ाएगी, वहां पे वात को बढ़ाएगी, है ना, वहां से कफ वाले सिम्टम्स को कम करेगी। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कैसा खाना हम दें उसको जिससे इन सब चीजों की कमी ना हो। तो जिन चीजों की कमी अग्निकर्म कराने वाला है वैसे ही खाना हम उसको देंगे। जब अग्नि वहां पे शोषण करने वाली है, रूक्षता पैदा करने वाली है, स्नेह को कम करने वाली है, तो हम उसको वैसा आहार पहले से दे दो। जैसे पिच्छिल गुण, तो पिच्छिल गुण जो होता है वो कफ का होता है, स्निग्धता का होता है। इसलिए हम पिच्छिल गुण युक्त आहार उसको दे रहे हैं ताकि अग्निकर्म से जब वहां पे रूक्षता बढ़े तो ज्यादा कोलैप्स ना हो पेशेंट। ठीक है। तो अग्नि कर्म के पूर्व पिच्छिल गुण युक्त भोजन देना है, इसको स्टार लगाना है।
अच्छा, शस्त्र कर्म के पहले कैसा भोजन देना है? सुश्रुत ने क्या बोला है भोजन के लिए शस्त्र कर्म में, कुछ याद है? टेस्ट में आने वाला है तो। वेरी गुड, लघु भक्त मतलब लघु अन्न का भोजन कराना है। और कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनमें नहीं कराना है। कौन कौन सी? तेरा मामा भागा, ये सुश्रुत ने बोला था। वो सॉरी, तेरा नहीं, उसका मामा। उसका से क्या होता है? उदर रोग। मामा से क्या होता है? मूल गर्भ मुख रोग। भागा मतलब भगंदर। और जब भागा तो हर्ष और अश्मरी को लेके भागा, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे पिच्छिल गुण युक्त भोजन बोला है अग्निकर्म के पहले, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पहले अभुक्त अग्निकर्म करना है, जिनके पहले पिच्छिल गुण आहार भी नहीं देना है। वो कौन से हैं? मूल गर्भ, अर्श, मुखरोग, अश्मरी और भगंदर। क्या कम है यहाँ पे? कोई एक चीज यहाँ पे कम है। वेरी गुड, उधर कम है, मतलब उसका मामा भागा में से उसका अलग कर दो, तो क्या बन गया? मामा भागा, बस। तो शस्त्र कर्म में उसका मामा भागा और अग्नि कर्म में आते आते उसका भाग गया, केवल मामा भागा बचा। तो मामा मतलब मुखरोग, मुखरोग मूढ़गर्भ, और भागा मतलब भगंदर। भागा किसके साथ? हर्ष और अश्मरी के साथ। क्लियर है? तो केवल मामा भागा अग्नि कर्म और उसका मामा भागा शस्त्र कर्म। क्लियर? चलिए फिर आते हैं हम अग्निकर्म के प्रकार। अग्निकर्म के प्रकार 4 होते हैं, दिख रहा है नीचे हमको, वेरी इंपॉर्टेंट। तत्र विलय बिंदु विलेय प्रतिसारणम इति दहन विशेषा। दहन के 4 प्रकार होते हैं, विलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणम इति। अब मेरे को सीवन के 4 प्रकार कौन बताएगा? सीवन कर्म के 4 प्रकार कौन से हैं? अनम्यूट करके बता दो। ये भी तो आ रहा है टेस्ट में। सीवन याद नहीं है? हाँ, वेरी गुड। वेलितक, ऋजु ग्रंथि, गोफणिका और तुन्न सेवनी, है ना? हाँ ठीक है श्रेया। तो इन्हीं 4 प्रकार के जैसे अग्निकर्म के भी 4 प्रकार हैं, विलय, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणम इति। ऐसे ही क्षार के भी 2 प्रकार थे, कौन बताएगा? वेरी गुड। पीपी मतलब प्रतिसारणी और पानी, ठीक है। और मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, ये 3 किसके भेद थे? वेरी गुड, प्रतिसारणी क्षार के, ना कि क्षार के, प्रतिसारणी क्षार के, ठीक है। ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ अग्निकर्म के 4 प्रकार कौन से हैं? देखिए, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणम इति, है ना? अष्टांग संग्रह जी ने फिर यहाँ पे संग्रह कर लिया। संग्रह मतलब हमेशा ज्यादा चीज का संग्रह करेंगे। तो सुश्रुत ने 4 बताया तो उनने यहाँ पे 7 कर दिए। बोले 3 आकृति और जोड़ो हमारी। कौन कौन सी? स्वास्तिक, अर्धचंद्र और अष्टापद। ठीक है, तो ये 3 आपको और याद रखनी है, स्वस्तिक, अर्धचंद्र और अष्टापद। ये 3 नई आकृति जो है वो नए लोगों ने जोड़ी है, क्योंकि आगे चल के जब नए जमाने आए तो नए जमाने में और नई नई आकृति आ गई, स्वस्तिक, अर्धचंद्र और अष्टापद। इसलिए अग्निकर्म की टोटल संख्या संग्रह ने 7 मानी, जबकि सुश्रुत ने केवल 4 अग्निकर्म बताए। विलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण। क्लियर? अग्निकर्म का निषेध कहाँ होगा? ऑब्वियसली कहाँ होगा? जिन पेशेंट में ऑलरेडी पित्त या रक्त प्रकुपित होगा वहां अग्निकर्म मत करो। जैसे पित्त प्रकृति, रक्त पित्त, भिन्न कोष्ठ, शशल्य, दुर्बल, बाल, वृद्ध, अनेक व्रण वाला, अस्वेद्य रोगी। अस्वेद्य रोगी को देखो, अस्वेद्य रोगी मतलब क्या होता है?
अस्वेद्य रोगी मतलब नहीं नूरेन, अस्वेद्य रोगी मतलब क्या होता है? नहीं, जो स्वेदन कर्म के अयोग्य माने गए हों, जो स्वेदन के अयोग्य हों, पढ़ेंगे ना अपन पंचकर्मा में, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, सबके योग्य अयोग्य होते हैं कि नहीं होते? पढ़ा है? उसमें जो जो भी रोगी स्वेदन के अयोग्य माने गए हैं उन सभी को अग्निकर्म भी नहीं करवाना है। तो अस्वेद्य रोगी का मतलब ये होता है। तो ऑब्वियसली स्वेदन भी एक पित्त वृद्धि या रक्त प्रकोपित करने वाली प्रक्रिया है जिसमें गर्मी बढ़ती है, तो उसके अयोग्य जो होगा वो इसके भी अयोग्य माना जाएगा, है ना। भिन्न कोष्ठ आपको पता ही है, भिन्न कोष्ठ मतलब जिसका ऑलरेडी अतिसार बहुत ज्यादा है या जिसका ऑलरेडी कोष्ठ भिन्न है। दुर्बल बाल वृद्ध तो आता ही है, और पित्त और रक्त तो समझ में आ ही रहा है। अब दिया है उनने अग्निदाह की प्रक्रिया। अग्निदाह अपन जो करते हैं, जो आप अग्निकर्म करते हो ओपीडी में, वो बेसिकली वर्क कैसे करती है? तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले रक्त प्रकुपित हो रहा है उससे, और उसके बाद पित्त प्रकुपित हो रहा है, उसके बाद तीव्र वेदना, विदाह, छाले, ज्वरोत्पत्ति, फिर आ रहे हैं सिम्टम। हमको क्या लगता है कि सबसे पहले दोष प्रकुपित होगा फिर धातु प्रकुपित होगी, यही लगता है ना, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। जबकि सुश्रुत जी कहते हैं कि अग्निदाह प्रक्रिया में सबसे पहले रक्त कुपित होगा उसके बाद पित्त कुपित होगा, मतलब पहले धातु फिर दोष और फिर आएंगे सिम्टम। तो ये याद रखेंगे, पहले धातु फिर दोष और फिर सिम्टम, दोष पहले नहीं होगा, है ना। क्लियर? अब उनने क्या लिखा है, उष्ण स्निग्ध दग्ध के लक्षण लिखे हैं। उष्ण स्निग्ध दग्ध मतलब वही जो ऊपर लिक्विड पड़े थे हमने, स्नेह वगैरह, उनको अग्निकर्म में यूज करने से क्या होता है देखो। तो देखो वही लिखा है जो मैं आपको बता रहा था, उष्ण स्नेह सूक्ष्म स्राव का अनुसरण करके त्वचा आदि में घुसकर शीघ्र जलाता है। देखो, अतः अधिक पीड़ा होती है, स्नेह दग्धे अधिको रुजो भवंती। ऑब्वियसली स्नेह दग्ध में कंपेरेटिवली अधिक पीड़ा होती है बाकी किसी अग्निकर्म के कंपैरिजन में। तो समझ में भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी जला हुआ लिक्विड या गर्म लिक्विड एक सॉलिड लिक्विड से ज्यादा पेन देगा आपको, क्योंकि वो अंदर तक घुस के जलाएगा चीजों को, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन लिक्विड में होता है ना कि सॉलिड में। इसलिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्नेह दग्धे अधिको रुजो भवंती, मतलब स्नेह दग्ध में अधिकतम रुजा होती है। तो डैश दग्धे अधिको रुजा भवंती भी क्वेश्चन आया है, उसमें अलग अलग ऑप्शन देकर आप कंफ्यूज करेगा, आपको सीधे सीधे स्नेह लगाना है क्योंकि वो लिक्विड है। यहाँ कोई डाउट है? है ना, सीधा सीधा है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अग्निकर्म का, क्या? इतरता दग्ध अग्निदग्ध के 4 प्रकार। अब आप बोलोगे सर अभी अग्निकर्म के 4 प्रकार पढ़े थे, अग्निकर्म के 4 प्रकार कौन से होते हैं? वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। तो ये तो अग्निकर्म करने के 4 प्रकार हुए, मतलब किस प्रकार से आप अग्निकर्म कर रहे हो। आप अलग अलग 4 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप वलय कर सकते हो, या बिंदु बना सकते हो, लेखा बना सकते हो, या प्रतिसारण कर सकते हो। तो ये तो अग्निकर्म करने के 4 प्रकार हुए। अब जो आपने अग्निकर्म कर दिया, करने के बाद भी अग्निकर्म जो जलाता है, वो जलाना बेसिकली 4 प्रकार का होता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ है इतरता दग्ध। इतरता दग्ध मतलब जलाने के बाद कितना जला कितना नहीं जला, उसके 4 प्रकार होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतरता दग्ध लाइन याद रखना, इतरता दग्ध मतलब क्या होता है कि कितना जला कितना नहीं जला, इसके 4 टाइप्स होते हैं। और केवल नॉर्मल पूछे कि अग्निकर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो फिर 4 आपको वही लगाना है, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। जब तक दग्ध वर्ड ना आ जाए जब तक आपको ये नहीं लगाना।
तो दग्ध के प्रकार 4 ये हैं, अग्निकर्म के 4 प्रकार वो हैं। क्लियर? आधे लोग तो यही कंफ्यूजन में मर जाते हैं। क्लियर है? देखो एक तरफ इनने क्या लिखा है, एक तो अग्निकर्म एक प्रोसीजर है, ऐसे समझो उसको, अग्निकर्म एक प्रोसीजर है। तो अग्निकर्म का प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर की बात कर रहा हूं मैं, अग्निकर्म का प्रोसीजर आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो उसके टाइप्स होते हैं 4। कौन कौन से? कि भैया आप एक तो वलय बना सकते हैं, एक बिंदु बना सकते हैं, एक विलेखा बना सकते हैं, एक प्रतिसारण कर सकते हैं। ऐसे 4 प्रकार से आप अग्निकर्म परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो 4 प्रकार हुए अग्निकर्म के, प्रोसीजर के। अब क्या हुआ? इतरता दग्ध। दग्ध मतलब अग्निकर्म आपने यूज कर लिया, आपने अग्निकर्म परफॉर्म कर दिया, करने के बाद जो जो वहां पे वो हुआ है, क्या व्रण बना है या जो भी वो स्पॉट है, उसको देखने के 4 प्रकार होते हैं। या वो स्पॉट 4 प्रकार का हो सकता है, या वो दग्ध जो आपने किया है वो 4 प्रकार का हो सकता है। इतरता दग्ध बोलते हैं उसको, मतलब परफॉर्म्ड व्रण, परफॉर्म्ड प्रोसीजर। एक तरफ प्रोसीजर है कि केवल प्रोसीजर 4 प्रकार का होता है, वो अलग है। अब प्रोसीजर करने के बाद वो प्रोसीजर कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो 4 है। समझ रहे हैं? एक तरफ केवल अग्निकर्म 4 प्रकार का है, और एक तरफ जो जलाया है आपने वो 4 प्रकार का हो सकता है। आप नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं इतरता दग्ध। जैसे प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। मतलब कितना आपने जलाया, कितना कम जलाया, उसके पेरीमीटर को नापना इतरता दग्ध कहलाता है। वो 4 प्रकार का है। और केवल अग्निकर्म पूछे तो 4 प्रकार का अलग है, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। वो केवल अग्निकर्म है, वहां पे दग्ध वग्ध की बात नहीं कर रहे। और अब यहाँ क्या किया आपने? अग्निकर्म को यूज कर लिया, तो करने के बाद जो दग्ध हुआ वो कितने प्रकार का है? दग्ध तो बोल रहा हूं, अग्निदग्ध के प्रकार पूछे तो 4 प्रकार का अग्निदग्ध होता है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। कि दग्ध कैसा किया आपने। और केवल अग्निकर्म का प्रकार पूछे तो फिर वलय, बिंदु, विलेखा अलग है। बस इसलिए तो दग्ध लिखा हुआ है, इतरता दग्ध। अब 4 प्रकार से दग्ध कर सकते हैं ऑब्वियसली। पहला होता है प्लुष्ट, दूसरा होता है दुर्दग्ध, तीसरा होता है सम्यक दग्ध, चौथा होता है अतिदग्ध। ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से आंसर हमको याद आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये टेबल हमको एज इट इज दिखता है और वहीं से हमको क्वेश्चन लगाना होता है। पहला होता है प्लुष्ट दग्ध। प्लुष्ट नाम से समझ में आ रहा है कि त्वचा जो है वो विकृत वर्ण की हो गई, झुलस गई है, झुलस गई है त्वचा, तो वो होता है प्लुष्ट। इसमें त्वचा झुलस जाए, झुलसना मतलब प्लुष्ट हो जाना, है ना। चिकित्सा क्या करोगे? उष्ण चिकित्सा, शीतल पदार्थों का निषेध। अब यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगेगा कि प्लुष्ट हो गया, झुलस गया आदमी, और वहां पे भी चिकित्सा आप शीतल नहीं कर रहे, उष्ण कर रहे। क्यों कर रहे भाई? कोई बताएगा? कि आदमी का जो ऑर्गन है वो झुलस गया जहां आपने दग्ध किया, और वहां चिकित्सा, इसलिए जहां पे क्वेश्चन प्लुष्ट दग्ध से चिकित्सा पे ही बनता है। प्लुष्ट दग्ध की चिकित्सा क्या होगी? तो यहाँ पे शीतल ना देके उष्ण चिकित्सा दी है। क्यों दी है, कोई बताएगा? असम्यक तो अलग है। असम्यक से क्या होता है? अरे कोई भी हो, सम्यक हो या असम्यक हो, अगर कोई आदमी बहुत बुरा झुलस गया है, कोई उसका ऑर्गन जो है वो बहुत बुरा झुलस गया है, तो आप वहां क्या करोगे? ठंडी चिकित्सा दोगे कि और गर्म चिकित्सा दोगे उसको?
तो कम अग्नि रखने के लिए उष्ण चिकित्सा देते हैं क्या? शीतल दोगे ना, ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि कोई आदमी झुलस के आपके पास आया तो आप उसको उष्ण चिकित्सा और दोगे कि शीतल दोगे? नॉर्मली आदमी क्या करेगा, क्या ऑप्शन लगाएगा? जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो वो तो शीतल ही लगाएगा ना। उसको थोड़ा समझिए। प्लुस्ट मतलब क्या होता है? अग्नि की तीव्रता के कारण वहां की जो लोकल वेन्स हैं और जो लोकल आर्टरीज हैं वो झुलस गई हैं और झुलसने के कारण ब्लॉक हो गई। समझ रहे हैं? ऑलरेडी झुलसी हुई है, ऑलरेडी वो जो लोकल टेम्परेचर है वो बहुत हाई है ना, तो वहां पे जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो बिल्कुल झुलस गई हैं, एकदम ब्लॉक हो गई हैं। जैसे देखते हैं ना अपन कॉर्टरी में ब्लड क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां की आर्टरी जो है वो श्रिंक हो जाती है। तो उसी कारण अगर ऐसी सिचुएशन में आपने उसको और शीत चिकित्सा दे दी या कोई शीत उपचार कर दिया, जैसे बर्फ वर्फ लगा दी, तो वो और ज्यादा श्रिंक हो जाएंगी और वहां का जो रक्त है वो क्लॉट हो जाएगा तुरंत में। तो वो ब्लड को और ज्यादा क्लॉट ना हो और वो जो आर्टरीज है वो और ज्यादा श्रिंक होकर ब्लॉक ना हो जाए, इस कारण स्टार्टिंग में हम लोग एकदम से शीतल चिकित्सा नहीं देते, पहले थोड़ी थोड़ी वहां उष्ण चिकित्सा ही देते हैं, जिससे वो ब्लड क्लॉट ना होके बहने लगे और आर्टरीज ब्लॉक ना हो। फिर धीरे धीरे फिर आगे चल के भले ही शीतल उपचार करेंगे, लेकिन शुरुआत में तो बिल्कुल उष्ण चिकित्सा ही देना है, एकदम से शीतल उपचार नहीं देना है। इसलिए वहां पे उष्ण चिकित्सा लिखी हुई है। समझ में आई? तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्लुष्ट दग्ध है और जल के आया है तो उसको शीतल ही उपचार देंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। प्लुष्ट दग्ध में वो झुलस गया है उसका ऑर्गन, पेशेंट का ऑर्गन, तो वहां पे झुलसी हुई चमड़ी में उष्ण चिकित्सा ही देना है, शीतल नहीं देना। कारण भी समझ में आ गया? क्लियर है? है ना? तो पहला क्या है? पहला है प्लुष्ट। तो प्लुष्ट में क्या हो गया? झुलस गई है वो, तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी उष्ण। दूसरा आता है दुर्दग्ध। अब दुर्दग्ध के तो नाम में ही लिखा है दुर्दग्ध। दुर्दग्ध मतलब गलत जल गया, है ना, गलत जल गया, जितना जलना था उतना नहीं जला, गलत जला। तो दुर्दग्ध में क्या होगा? देखो, स्फोट, तीव्र चोष, दाह, राग, पाक, वेदना, चिर शांति। वेदना जो है वो बहुत देर में शांत होती है। दाह, पाक, राग, चोष, तीव्र चोष, सब कुछ हो गया उसको, जितने पित्त और रक्त के लक्षण है सब दिख गए। प्लुष्ट में केवल झुलसना याद रखना, त्वचा का व्यवहार याद रखना। झुलसना मतलब देखा आपने, जला वाला नहीं है। प्लुष्ट मतलब क्या होता है समझिए पहले सिचुएशन को। प्लुष्ट मतलब किसी को आग आपने छुआ दी और छुआने से वहां थोड़ा सा झुलसा हुआ है, बस त्वचा विवरण हुई है, बस ज्यादा कुछ जला नहीं है, टच होके बाहर आया है, उसको बोलते प्लुष्ट। और दुर्दग्ध में क्या है? गलत जल गया, तो उसमें पूरे सिम्टम मिलेंगे, तीव्र चोष, दाह, राग, पाक, वेदना, चिर शांति। अब इसमें उपचार कैसा होगा? इसमें उपचार होगा दोनों, शीत और उष्ण दोनों उपचार करना है। शीतल घृत आलेप सेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लगता है? बोथ। दुर्दग्ध है तो यहाँ पे ज्यादा जला भी नहीं, ज्यादा झुलसा भी नहीं है, तो दोनों उपचार करना है अपना, है ना, शीत उपचार भी उष्ण उपचार भी, दोनों, बोथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लुष्ट में जहां पे केवल झुलसा हुआ था वहां केवल उष्ण उपचार करना है। दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों उपचार करना है। और सम्यक दग्ध आता है, फिर सम्यक मतलब जैसा जलना था वैसा जलाया। कैसा जलना चाहिए? देखो, अवगाढ़, ताल, फल, वर्ण, सुसंस्थित, पूर्वोक्त लक्षण। ठीक है ना? ताल फल वर्ण को याद रखना, ताल फल के समान वर्ण उसका रहेगा। तो ताल फल के समान वर्ण रहेगा मतलब आप ये समझ जाएंगे कि हमने सही अग्निकर्म का यूज किया है। ताल फल वर्ण, इसकी चिकित्सा क्या होगी? पित्तज विद्रदी के समान। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए, अभी सिर्फ स्टार लगाइए, सब याद करा दूंगा मैं। सम्यक दग्ध में ताल फल वर्ण के समान चिकित्सा होगी और लक्षण होंगे तो आप समझ जाना ताल फल के समान। वर्ण आया मतलब सम्यक दग्ध हुआ है ये।
और चिकित्सा कैसी होगी? पित्तज विद्रति समान। अब एक चीज आप मेरे को बताओगे, कपोत वर्ण के समान लक्षण किस में मिला था? मांसदग्ध, है ना। और एक और चीज बताओ मेरे को कि सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण क्या था? सम्यक क्षार दग्ध, वेरी गुड। सम्यक क्षार दग्ध पक्व जम्बू के समान था। और किसने बताया था ये सम्यक क्षार दग्ध? केवल वाग्भट। अगर मैं पूछूं कि क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, तो आप क्या लगाओगे? वेरी गुड, केवल कृष्णता आंसर लगेगा। जब तक वो सम्यक वर्ड ना पूछे, जब तक पक्व जम्बू नहीं लगेगा। वैसे ही यहाँ पे सम्यक दग्ध का लक्षण क्या है? सम्यक अग्नि दग्ध का लक्षण है ताल फल वर्ण। ताल फल के समान वर्ण आया तो सम्यक दग्ध है। और चिकित्सा भी उसकी पित्तज विद्रति के समान है। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा अतिदग्ध। अतिदग्ध के नाम में लिखा हुआ है अति में दग्ध हो गया भैया, मतलब क्या होगा? पूरी सीवीआरटी वाले सिम्टम मिलेंगे, जैसे मांस अवलंबन, मांस लटकने लग गया, गात्र विश्लेष, शिरा स्नायु संधि अस्थि का अधिक नष्ट होना, ज्वर दाह पिपासा मूर्छा आदि उपद्रव, व्रणश्च चिरेण रोहिती रूढ़श्च विवर्णो भवति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्रणश्च चिरेण रोहिती मतलब व्रण बहुत देरी से भरेगा, और भरेगा भी तो वहां पे विवर्णता या स्कार छोड़ के जाएगा। रूढ़श्च विवर्णो भवति। तो ये इतना जो ज्यादा टेरिबल सिम्टम दिख रहा है, मतलब ये ऑब्वियसली किसका होगा? अतिदग्ध का होगा। क्योंकि अतिदग्ध में इतने सारे सिम्टम और इतने सीवियर सिम्टम मिलने वाले हैं। इसलिए व्रणश्च चिरेण रोहिती व्रणश्च रूढ़श्च विवर्ण भवति किसका लक्षण होगा? अतिदग्ध का। क्योंकि अति में कुछ चीज होगी जब भी तो वो स्कार तक छोड़ के जा रही है ना, नहीं तो वो फिल हो जाती। तो ये पहली चीज तो इनमें चारों में आपको चारों का सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहले प्लुष्ट, फिर दुदग्ध, फिर सम्यक और फिर अतिदग्ध। उससे क्या होता है? इनके चिकित्सा याद होने में इजी होती है। अब पहली में क्या पढ़ा था अपन ने? प्लुष्ट दग्ध में क्या पढ़ा था? झुलसना। झुलसना में भी सा आ रहा है, प्लुष्ट में भी सा आ रहा है, और चिकित्सा भी उष्ण है इसकी, इसलिए उसमें भी शा आ रहा है। सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है। समझना अपने लेवल पे अलग है और याद रखना अपने लेवल पे अलग है। याद कैसे रखा आपने? सीधा सीधा श से याद रखा, श से। तीनों में ही शा आ रहा है, देखो। प्लुष्ट में शा, झुलसने में शा, और चिकित्सा कैसी है? उष्ण। तो उष्ण में भी शा। तो शाशा वाले एक में लगा देना। वो पूछेगा आपको कि उष्ण चिकित्सा किसकी है? प्लुष्ट, दुदग्ध, सम्यक या अतिदग्ध। तो किसी में भी शाह नहीं आ रहा, केवल प्लुष्ट में शाह आ रहा है, तो शाह देख के शाह लगा देना। पहली चीज तो ये याद हो गई। दूसरी, दुर्दग्ध। तो दुर्दग्ध में देखो द जो है वो 2 बार आ रहा है। दुर्दग्ध में द दवात का 2 बार आ रहा है। और कहीं भी द 2 बार आ रहा है क्या? चारों में, प्लुष्ट में, सम्यक में या अतिदग्ध में, कहीं भी द 2 बार आ रहा है? 2 बार द केवल दुर्दग्ध में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चिकित्सा भी दोनों होंगी। कौन सी? उष्ण और शीत दोनों। ये ऐसे याद हो जाता है। समझ में आया? याद कराने का तरीका है। फिर बचे हमारे दो, कौन से? सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। तो पहले कौन सा आएगा बताओ आप? सीक्वेंस में पहले क्या है? सम्यक है या अति है? है ना, पहले सम्यक है। और चिकित्सा में देखो, पहले विद्रदी है फिर विसर्प है। तो विद्रदी और विसर्प से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है शल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्या होता है? विद्रदी होती है, विसर्प होता है? सोचो सोचो, सोच के बताओ।
विद्रदी और विसर्प में से पहले क्या होगा? शल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा विसर्प, समझाइए। पहले हमेशा विद्रदी होगी, तभी तो वो बाद में विसर्प बनेगी। विद्रदी मतलब होती है एब्सिस, मतलब किसी चीज का एक जगह इकट्ठा हो जाना या किसी चीज का पस फॉर्मेशन होके वहां पे सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं विद्रदी। और फिर उसको ट्रीट अगर नहीं किया आपने तो वो आगे चल के विसर्प में कन्वर्ट हो जाता है। विसर्प मतलब शरीर में फैलना एक स्थान से दूसरे स्थान। तो पहले विद्रदी होगी, पहले पस फॉर्मेशन एक जगह होगा, पहले एब्सिस बनेगी, तभी तो वो आगे फैलेगी। तो पहले आती है विद्रदी, बाद में आता है विसर्प। इतना मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पहले और बाद से ही आपको वहां याद रहने वाला है। आपको वहां टेबल दिखने वाला है कि पहले सम्यक था, लास्ट में अतिदग्ध था। इसलिए सीक्वेंस याद रखना जरूरी है कि पहले विद्रदी होती है, बाद में विसर्प होता है। मतलब सम्यक में पित्तज विद्रदी के समान चिकित्सा है और अतिदग्ध में पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा है। समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं? आप लोग ने अगर क्वेश्चन लगाना चालू किए होंगे तो आपको मिले होंगे क्वेश्चन। शल्य के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। और जो सूत्र स्थान के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए एक बुक आती है सुश्रुत की, कौन सी होती है यार, वो नाम ही भूल गया मैं, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। वो बुक भी ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज सुश्रुत के क्वेश्चन है। हाँ, सुश्रुत चंद्रिका, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो जैसे ही एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसके क्वेश्चन चंद्रिका से लगा लिए तुरंत, उसमें आपको मिलेगा ये सब। ठीक है, तो ये थे सुश्रुत के अग्निदग्ध के 4 प्रकार। इसी को वाग्भट ने 4 प्रकार माने हैं, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस किए हैं। जैसे नाम चेंज कर दिया। पहले तो इतरता दग्ध सुश्रुत का था, वाग्भट ने उसको प्रमाद दग्ध बोल दिया। प्रमाद बोले, प्रमाद से जो दग्ध होता है उसको बोलते हैं अग्निदग्ध। तो नाम में बस चेंजेस है, याद रखना। सुश्रुत का इतरता दग्ध है, वाग्भट का प्रमाद दग्ध है। प्रमाद। तो प्रमोद जो है वो नया नाम है कि पुराना नाम है, ऐसे याद रखो। प्रमोद नाम आजकल का है या पहले का है? हम इसको प्रमोद नाम से याद रखेंगे। अरे प्रमोद नाम आजकल का विचलित नाम, प्रचलित नाम है कि पहले का नाम है? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? आवाज आ रही है? अरे कहाँ गए? तो ये इतनी 10 मिनट क्यों खाते हो आप लोग मेरे? आप लोग को सही में आवाज नहीं आती है क्या? या तुरंत बोलने की कसम खाइए कि मैं तुरंत नहीं बोलूंगा जब तक सर 4 बार अपना सर नहीं फोड़ेंगे। ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं आप लोग? जब तक 4 बार ना पूछो तब तक आप लोग बोलते क्यों नहीं है? लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो अनम्यूट करके बोल दो। क्या पूछा था मैंने?
हाँ, पुराना नाम नहीं है वो। कोई चरक, सुश्रुत, गांधी जी, या उसके पहले, आजादी के पहले, अंग्रेजों के समय कोई एक नाम का प्रमोद हो तो आप बता दो मेरे को, चलो, कि महाराज प्रमोद, ऋषि प्रमोद, ऐसे कोई नाम पढ़े थे कभी प्रमोद नाम के? मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, विश्वामित्र के समय की। विश्वामित्र, चरक, सुश्रुत, तो प्रमोद आजकल का नाम है मेरे भाई। आप लोग कंसेप्ट की उसको वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने को नाम पे डिबेट नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन याद करने के लिए बस समझना है कि आजकल की जनरेशन के नाम क्या है और पहले की जनरेशन के नाम क्या हुआ करते थे। तो उस पर लड़ना नहीं है कि नहीं पहले प्रमोद पहले आया, प्रमोद बाद में आया। कंपेरेटिवली देखा जाए मोटा मोटा, तो प्रमोद आजकल का विचलित प्रचलित नाम है। कहीं भी मिल जाएगा आपको प्रमोद नाम का आदमी, जो पहले नहीं मिलता था। इतनी सी बात है। वो समझाने के लिए मैं कह रहा था कि भैया, प्रमाद दग्ध मतलब प्रमोद आजकल के प्रचलित नाम है जो आजकल मिलते हैं। अब आजकल आपको चरक, सुश्रुत नाम मिलते हैं क्या? विश्वामित्र नाम मिलते हैं क्या नॉर्मली? वैसा करना चाह रहा हूं मैं। तो इसलिए वाग्भट जी का प्रमाद दग्ध होता है, इतरता दग्ध सुश्रुत का होता है। ठीक है। और जो चार दाम आए थे, दग्ध के चार प्रकार थे, उसमें भी कुछ चेंज किया है वाग्भट ने। सुश्रुत ने बोला था प्लुष्ट, दोदग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। तो तीन तो वैसे ही माने वाग्भट ने। जो प्लुष्ट था उसको तुत्थ कर दिया, तुत्थ, है ना। प्लुष्ट की जगह उनने तुत्थ माना है। प्लुष्ट की जगह सुश्रुत वाग्भट ने तुत्थ माना है। इसको भी याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है कि पुराने लोग सुश्रुत, तो पुराने लोग बड़े प्यार से बात करते थे। प्यार मतलब प्लुष्ट, प से शुरू जो होता है वो प्यार। तो पुराने लोग प्यार से बात करते थे। और नए लोग जो है वो तू तड़ाक से बात करते हैं आजकल। तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है ना। तो तुत्थ जो है वो वाग्भट ने माना और प्लुष्ट जो है वो सुश्रुत ने माना। क्लियर है? अब ध्यान रहेगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, या तो आप कहीं और कोचिंग गए नहीं है। कहीं और कोचिंग गए कोई मेरे अलावा? यहाँ के अलावा कोई और कोचिंग गया है कहीं? श्रेया, रिजवान, नूरेन, दीपक? कोई भी कहीं नहीं गया दूसरी जगह? एक आध बार तो गए होगे। इतनी सारी कोचिंग से अपने यहाँ। तो रिजवान, नूरेन, हाँ, डेमो के लिए गए थे। डेमो के लिए गए हो या कहीं के लिए गए? डेमो कहाँ किया श्रेया ने? नूरेन ने 1 मंथ कहाँ करी है? सुरेन से जबलपुर, जयपुर को तो मैं नहीं जानता। ऑनलाइन है? हाँ, तो कहीं भी आप लोग गए हो दूसरी जगह, या नहीं भी गए हो ना किसी में आप लोग, तो आप एक बार 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जाके जरूर देखिए। 10 मिनट की नहीं, कम से कम 1 आध 2 दिन की लीजिए। तो आपको दूसरी कोचिंग में भी जाके देखिएगा 1 आध 2 दिन के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पेज पे जितना सर फोड़ा है ना मैंने अभी आपके पीछे, कि प्लुष्ट में और तुत्त में भी आपको फर्क समझा रहा हूँ याद कराने के लिए। इतना सर कोई नहीं फोड़ता, ना किसी के पास इतना टाइम है, मालूम। इतनी देर में अग्नि कर्म के साथ 4 और चीजें हो जाती 1 दिन में। और आपको समझ में आए चाहे ना आए, सामने वाला आपसे पूछेगा क्लियर, बस आपको बोलना पड़ेगा क्लियर, और आगे बढ़ जाता।
मतलब शल्य जैसा सब्जेक्ट 1 हफ्ता हो गया आज अपने को, अभी तक 2 बार खत्म करा देते लोग बाकी कोचिंग में। जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, आपको नहीं यकीन है तो आप एक बार जाके देखिए। तो इसलिए अपने को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं जो है वो ऐसा काम खत्म करने पे फोकस नहीं करता। अब उसके लिए चाहिए होता है टाइम, और टाइम अपने पास भी उतना ही है जितना बाकी लोगों के पास है। इसलिए मेरे को एक क्लास में रिकॉर्डिंग से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना सब कुछ एक साल में पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वैसा पढ़ा ही नहीं पाता हूँ जैसे सब लोग पढ़ाते हैं। तो उस चीज को समझिए कि आपको इतना स्पून फीडिंग मिल रहा है, वो और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सब ड्रॉपर्स हैं, पास आउट भी नहीं है, 1-2 साल के ड्रॉप आउट्स हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये सब। ठीक है, तो वाग्भट ने प्रमाद दग्ध क्यों बोला और उसके 4 प्रकार में नाम चेंज क्यों किया ये भी बता दिया मैंने आपको। तुत्थ आया तो वाग्भट लगा देना, प्लुष्ट आया तो सुश्रुत लगा देना। अब लक्षण में क्या है, कुछ चेंज है क्या? देखो, पहले तुत्थ में सुश्रुत ने क्या बोला था, वही त्वचा विवर्णता अतिशय दाह नचा स्फोट समुद्भवा। स्फोट नहीं होंगे, बाकी ऐसे ही थोड़ी बहुत विवर्णता आएगी। चिकित्सा क्या है, अग्नि से सेक उष्ण चिकित्सा, वही का वही है, मैंने भी याद कराया था आपको। शाशा वाला लॉजिक है यहाँ पे। उष्ण चिकित्सा, यहाँ भी उष्ण चिकित्सा। फिर दूसरा दुर्दग्ध स्फोट दाह तीव्र रोष अतिदाह, यहाँ पे सब कुछ अति में मिलेगा। तो यहाँ पे बराबरी से शीतल उष्ण दोनों देना है, ऊपर भी शीतल उष्ण दोनों दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक में रक्तस्राव ना होना, पक्व ताल कपोतापम सुरोहम न अति वेदनम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इनने क्या किया, वाग्भट जी का काम था अपने से ऊपर वालों को कॉपी कर लेना बस, पर कॉपी ऐसी एग्जैक्ट नहीं करना, थोड़ी बहुत चेंज कर लेना जिससे वो अपना लगे। तो सुश्रुत ने क्या बताया था, ताल फल सवर्ण। अब इनने बोला एग्जैक्ट ताल फल तो कॉपी कर नहीं सकते, सुश्रुत जी केस कर देंगे। तो उनने क्या किया, ताल की जगह पक्व ताल कपोत आबम मान लिया, थोड़ा सा उसके आगे पीछे लगा दिया, है ना, है बात वही। सुश्रुत ने ताल फल वर्ण बोला, वाग्भट ने उसको पक्व ताल कपोत आबम करके अपना बांध लिया। क्लियर? और चिकित्सा वही करी, देखो पित्तज विद्रति सम, सुश्रुत जैसी। अतिदग्ध में भी उन्होंने वही किया, देखो मासावलंबन संकोच धूपन वेदना सिरादि का अति नष्ट होना, ज्वर गंभीर व्रण पिपासा मूर्छा मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अतिदग्ध है ऑब्वियसली। और चिकित्सा भी पित्तज विसर्ग के समान, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट है यहाँ पे? दोनों कॉलम में कोई डाउट है? ठीक। उसके बाद नीचे लिखा है मधुच्छिष्ट रोपक ग्रथ, बड़ा फेमस है। मधुच्छिष्ट मतलब क्या होता है, सभी प्रकार के अग्निदग्ध में उत्तम रोपक ग्रथ होता है भैया। मैंने बताता हूँ हमेशा आपको कि क्षार कर्म के बाद क्या लगाया था, जल्दी बताओ। क्षार कर्म करने के बाद हीलिंग के लिए क्या लगाया था? अच्छा, खाली मधुक सर्पी। हाँ, अम्ल बोलना जरूरी है। अम्ल मधुक सर्पी, मधु नहीं बोलना, मधुक है ना। अम्ल मधुक सर्पी लगाया था क्योंकि वहां पे अम्ल रस नहीं था, इसलिए अम्ल लगाया। वैसे यहाँ अग्निदग्ध के बाद मधुच्छिष्ट रोपक ग्रत लगाया। मधुच्छिष्ट मतलब मोम और मधु को मिला के, मधुच्छिष्ट रोपक ग्रत। मांसावलंबन मतलब होता है रिजवान, मांस का लटकना, इतना ज्यादा जल गया है कि मांस जो है वो वहां से टूट के लटकने लग गया है ना। और सम्यक दग्धे मधु सर्पिभ्याम अभ्यंगम, और सम्यक दग्ध अगर हो गया, अच्छा भला सब हो गया, तो आपको क्या लगना है, मधु सर्पी का अभ्यंग करना है बस, सीधा सीधा। सम्यक दग्ध में मधु सर्पी जामनगर में पूछा गया है। और सम्यक क्षार दग्ध पूछे तो क्या लगाना है, अम्ल मधुक सर्पी। क्लियर? वहां मधुक है, उसका रीजन भी बताया था मैंने आपको क्यों मधुक है, और यहाँ मधु है। समझ रहे हैं बात को? पता है ना? अरे बोलो।
और क्या बच रहा है? सम्यक अग्निदग्ध में वर्ण कैसा आएगा? आपको पता ही है, पक्व ताल फल संवर्ण कपोत वर्ण, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, क्योंकि पक्व ताल फल सुश्रुत ने बताया और पक्व ताल कपोत आभम वाग्भट ने बताया। क्लियर? उसके साथ ही दो रेफरेंस और आते हैं अग्निकर्म में। एक आता है उष्ण वात आतप दग्ध, मतलब सनस्ट्रोक। तो सनस्ट्रोक में क्या करेंगे? शीतल उपचार ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण वात आतप सनस्ट्रोक में क्या करते हैं? शीतल उपचार, ठीक है। और शीत वर्षा अनिल, जब कोल्ड स्ट्रोक लग जाए किसी को तो कैसा उपचार करेंगे? उष्ण और स्निग्ध दोनों को स्टार लगाना। उष्ण तो याद रहता है कि हाँ भाई शीतल स्ट्रोक है तो उष्ण उपचार करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में स्निग्ध भी करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उष्ण स्निग्ध, उष्ण रूक्ष, उष्ण लघु, इस टाइप का। तो उष्ण के साथ स्निग्ध है, रूक्ष नहीं है, इसको स्टार लगाइए। कोल्ड स्ट्रोक में उष्ण स्निग्ध, उष्ण वातातप में शीतल उपचार। और इंद्राग्नि दग्ध मतलब आकाश की बिजली अगर किसी पे गिर गई तो क्या करोगे? तो कुछ करना ही नहीं है, देखो केवल बाह्य उपयोग करना है। बाहरी उपयोग मतलब स्नेह अभ्यंग परिषेक प्रदेश से चिकित्सा करें। अब बताओ मेरे को तीनों से कि आकाश की बिजली क्या है? अंदर की चीज है कि बाहर की चीज है? आपके अंदर से आई कि बाहर से आके गिरी? बाहर से आके गिरी ना। तो बाहर से आके गिरी वाली चीज में बाहर का उपचार करना है, बस ऐसा याद रखना। बाहर का उपचार मतलब देखो पूरे बाहरी उपचार है, अभ्यंग परिषेक प्रदेश, बस। ठीक। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ मिलता है, धूमोपहत। धूमोपहत समझते हैं? धूम और उपहत। उपहत मतलब पीड़ित और धूम मतलब धुआं। कोई आदमी धुएं के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है तो उसमें एस्फाइक्सिया की सिम्टम आने लगते हैं। देखा है कभी आपने? उसको बोलते हैं धूमोपहत। तो कोई धुएं के कारण बहुत ज्यादा जल गया हो या धुएं के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया हो, जिसमें श्वास कृच्छता, छींक और आत्मान आदि सिम्टम मिलते हो, मूर्छा आ गई हो, उसमें क्या करोगे? श्वास में धुएं की गंध आती है, गंध ज्ञान, रस ज्ञान, श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। तीनों को स्टार लगाइए। कौन कौन सी तीन शक्तियां नष्ट होती हैं? गंध ज्ञान, रस ज्ञान, श्रवण ज्ञान, मतलब सूंघने की शक्ति, टेस्ट की शक्ति और सुनने की शक्ति। तीनों ही शक्तियां नष्ट हो जाती हैं किसमें? धूमोपहत। इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब श्रवण, ग मतलब गंध ज्ञान, र मतलब रस ज्ञान। श्रृंगार पूरा कब नष्ट हो जाता है? जब धुआं धुआं हो जाए कहीं, तो पूरा आपका श्रृंगार जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? धुएं से श्रृंगार नष्ट हो जाता है। श्रृंगार मतलब श्रवण शक्ति, गंध ज्ञान और रस ज्ञान। याद रहेगा? और धूमोपद का रेफरेंस भी याद रखना, अग्निकर्म में बोला है सुश्रुत ने। अब श्रृंगार तो हो गया, चिकित्सा क्या करोगे? तो मधुर अम्ल रस से वमन, दूसरा कवल, और तीसरा युक्ति पूर्वक शिरोविरेचन, और चौथा शीतल लघु स्निग्ध आहार। शीतल लघु स्निग्ध आहार तो अपन देते ही हैं, पर ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या क्या? वमन, कवल और शिरोविरेचन। तो इसकी ट्रिक होती है विकास। तो क्या ट्रिक बनी हमारी ओवरऑल धूमोपथ की? धुएं से विकास का पूरा श्रृंगार नष्ट हो गया। ये तीन चीज लिख लो तो आपको सब याद हो जाएगा। धूमोपथ के जितने क्वेश्चन आते हैं, धुएं में विकास का सारा श्रृंगार नष्ट हो गया, मतलब धूमोपथ में श्रृंगार क्या है? सिम्टम है कि श्रवण शक्ति, गंध ज्ञान शक्ति, रस ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई। और चिकित्सा क्या है? विकास, मतलब वमन, कवल और शिरोविरेचन। और कोई डाउट? पूरे अग्निकर्म में, चार कर्म में। क्यों भाइयों?
हाँ पूछिए नूरेन जी। वाग्भट वाले अनुयंत्र 21 बताए थे। क्या कह वो रही है, आपने आवाज कट शायद गई। सर आपने वाग्भट के अनुयंत्र 21 बोले थे हाँ और शायद रिकॉर्डिंग में शायद मुझे 29 सुनाई दिया है। वाग्भट कौन सी रिकॉर्डिंग, संहिता वाली? जी सर संहिता वाली। हाँ अनुयंत्र ना, मैं देख के कंफर्म करता हूँ अभी, है ना, क्लास के बाद। और अभी सर ग्रुप एक में और डाल क्वेश्चन दूंगा। था। हाँ आपने जो पाटन फिल्म था वो रिकॉर्डिंग में ओनली चरक बताया है हाँ। और जो इस बार क्लास ली थी उसमें चरक और शायद संग्रह दोनों बताए हैं। काय में, पाटन में? जी सर। हाँ वो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल है, वो कहीं कहीं उसको पाटन दोनों माना है, और क्योंकि वो संग्रह जी का उटपाटन है, पाटन नहीं है। उटपाटन को अगर अपन मानेंगे तो केवल चरक की आंसर लगेगा ना। जी ठीक सर। है ना, और मैं देख के कंफर्म करता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अग्निकर्म कंप्लीट हो गया। अग्निकर्म वाला चैप्टर आपको पता ही है, 12वां चैप्टर है, ये आपको करना रहेगा। और जो दोनों डाउट्स आपने भेजे हैं वो मैं ग्रुप पे कंफर्म करता हूँ, ठीक है। बाकी टेस्ट आपका शाम को रहेगा, सबको देना है, और जो टेस्ट नहीं देगा आपको पता ही है 2 दिन तक उसको क्लास से टर्मिनेट रखेंगे, क्लासरूम से। चलिए ठीक है।